मैं समीर हाशमी, आप लोग का स्वागत है एटीएन लाइव पे। आज हम बिहार की उस बेटी से आप लोगों को मिला रहे हैं जिन्होंने बीपीएससी में 417वें रैंक लाकर पूरे सिवान जिले के नाम रोशन किया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी पढ़ाई और उनकी तैयारी कहाँ से हुई है। बीपीएससी मैंने 417वीं रैंक हासिल की है और मेरा सिलेक्शन डीईओ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन सारे मैंने सिवान ज़िले से ही की है। और मैं अपनी प्रिपरेशन शुरुआत में दिल्ली में मैंने कोचिंग लिया था और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। तो आपकी जो पोस्ट हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? उस पर आपने कुछ तैयारी की है? अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की है बिकॉज़ मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं अभी उस पोस्ट के बारे में। बट मैंने जहाँ तक उस चीज़ को समझा है तो मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। जैसे कि जो हमारा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, तो उसमें मेनली जो है कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने वाला वर्क है। तो मैं उसमें ये कोशिश करूँगी कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो भी स्टूडेंट्स के लिए आते हैं या फिर जो भी लोगों के लिए, मैं उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचाऊँ। आपकी जो पढ़ाई कंप्लीट हुई है, बीपीएससी आपने तैयारी की थी, तो उसके श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय सबसे पहले भगवान को और अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, फिर साथ में मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को देना चाहूँगी। हमारे मम्मी पापा ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्ल्स लोगों की एजुकेशन पे ज़्यादा लोग मतलब होता है कि ऐसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, पर मेरे पेरेंट्स ने ये कभी भी नहीं सोचा और मतलब उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। हमारे घर में कोई भी गर्ल्स और बॉयज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता और सब ने बहुत ही सपोर्ट किया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। जहाँ तक देखा जाता है कि बिहार में लड़कियों को उतना पढ़ाई के लिए छूट नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको मतलब घर की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है? मुझे घर की तरफ से पूरा फुली सपोर्ट मिला है। मेरे घर में सभी तो यहाँ तक कि कहा जाता है ना कि जो दादा दादी होते हैं जिनकी सोच जो होती है कि पुरानी होती है, तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मेरे दादा दादी भी हैं तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि मैं बेसिकली ये देखा जाता है कि लोगों का व्यू होता है कि गर्ल्स है तो घर के काम करे, ये सब करे, तो मुझ भी कभी भी इन सब चीज़ों का प्रेशर नहीं रहा। अगर हमारा मन है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा मतलब दबाव नहीं रहता था। और सब ने बहुत ही सपोर्ट किया, सब लोगों ने बहुत ही पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया। और मेरे पापा ने, मैंने उनसे ये चीज़ सीखा था। मैंने अक्सर ये देखा था कि जैसे वो होता है ना कि वो दिन भर ड्यूटी करके भी आते थे, तभी भी शाम को कंटिन्यू अपना वर्क करते थे यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे उनसे प्रेरणा मिली ये करने की। तो इस तरह से मैंने अपनी स्टडी में भी किया। मतलब होता है ना कि कैसे कोई इंसान थकता है, ये वो मैंने कभी अपने फादर को आज तक थकते हुए नहीं देखा। तो इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिली इस प्रिपरेशन में पीसीएस की। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर है। तो आपको पढ़ाई के लिए सारी मतलब जितनी भी खर्चा आता था, जो सारा पैसा, वो सब आपके फादर देखते थे? पूरा सपोर्ट मेरे फादर का, ये फाइनेंशियल जो भी है। अच्छा, आपने जब बीपीएससी निकाला उसके बाद आपके दोस्तों का, आपके फ्रेंड सर्कल का, सारे लोगों का मैसेज कॉल आता होगा, तो क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहती हैं? सभी लोग बहुत ही मतलब खुश हैं। और जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों ने अक्सर मुझे सपोर्ट किया। जब भी मैं कभी लो फील करती थी तो सबने मुझे मोटिवेट किया और सबने मुझे बहुत ही फेथ दिखाया। तो उन सबका विश्वास है और उन सबका साथ है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप बीपीएससी के एग्ज़ाम निकालने की किसको श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले अपने मम्मी पापा को। आपके जो आपके पढ़ाई पीरियड में आपके कोई फ्रेंड होंगे जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है, तो क्या आप बताना चाहती हैं कि कौन आपके सबसे ज़्यादा सपोर्ट में, कौन सा पढ़ाई में कौन आपको सपोर्ट ज़्यादा किया है? हमारे एक फ्रेंड है जो मतलब कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे अक्सर मतलब होता है कि जैसे कुछ टाइम्स लाइफ में ऐसे भी आते हैं कि जब फैमिली या पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि जब उन्हें लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे भी वो थे जो हर वक्त मुझे सपोर्ट किए, हमेशा मुझे मेंटली स्ट्रेंथ रखे, कभी भी मुझे वीक नहीं होने दिए। तो उसकी वजह से भी ये सब संभव हो पाया। आपने पढ़ाई कितने घंटे तक करती थी? पर डे आपकी पढ़ाई कितने तक घंटे तक चलती थी? मैंने कभी भी घंटे काउंट नहीं किया, बट मैं 5 से 6 घंटे डेली निकाल लेती थी पढ़ाई के लिए। आपके पढ़ाई पीरियड में आपको कोई टीचर होंगे जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए होंगे पढ़ाई में, आपको हर बात पे डांटे होंगे, बोले होंगे, तो आप बताना चाहेंगे कि उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे सिवान में एक इंस्टीट्यूट है, रेबल इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर है मिस्टर आकाश सर। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करती थी और इन 2015 मैंने वहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। और वहाँ से उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया, मोटिवेट किया और उसकी वजह से मैं दिल्ली गई और वहाँ मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाई। तो मैं मतलब मेरी जो प्रिपरेशन की शुरुआत हुई उनकी वजह से ही हो पाई। तो मैं सबसे ज़्यादा उन्हें श्रेय देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए।
आप आगे के बारे में क्या सोची हैं कि आगे आपको फिर दूसरा भी कुछ करने का सोची हैं कि फिर यही करना है आपको? नहीं, मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसे मैं अपना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और फाइनली टारगेट यही है कि मैं आईएएस बनूँ यूपीएससी क्लियर करके। बीपीएससी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे कि बीपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, एक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जो कि बस क्वालिफाई करना होता है, और जो हमारे मेंस के एग्ज़ाम होते हैं वो 900 मार्क्स के होते हैं, जिसमें एक हिंदी का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 30% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है, और 2 जीएस पेपर होते हैं 300 मार्क्स के, और एक ऑप्शनल पेपर होता है 300 मार्क्स के, और उसके बाद इंटरव्यू होता है हमारा 120 मार्क्स का। इसमें कुछ ऑप्शनल भी रहते हैं? हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। आपके ऑप्शनल कौन कौन से थे? हमारा ऑप्शनल फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र रहा है। तो ऑप्शनल की तैयारी आपकी कैसे चल रही थी? ऑप्शनल की तैयारी के लिए मैंने दिल्ली में कोचिंग लिया था, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया और कुछ टेस्ट दिए, और इस तरह से किया था मैंने। दिल्ली में आपने कितने दिनों तक तैयारी की थी? दिल्ली में मैं 3-4 सालों तक रही थी। और उसके बाद फिर से आप यहाँ घर आ गए, घर से तैयारी की आपने, तो आपने घर से कैसे तैयारी की? जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रही थी तो वहीं से मेरा फाउंडेशन जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो बाकी उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी करना था, तो मैंने घर पे आकर वो कर लिया खुद से। इंटरव्यू की जो तैयारी थी आपकी, आपने उसकी तैयारी कैसे की थी? इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने नेट से हेल्प ली थी। मैंने नेट पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देखे थे कि कैसे होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको मैंने देखा था और उससे सीखा था। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज उसको प्रिपेयर किया, मतलब जो हमारे टीचर थे जहाँ से मैंने दिल्ली में कोचिंग ली थी उन लोगों की हेल्प ली। उसके बाद मैंने पटना में मॉक दिए थे इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप बताना चाहेंगे जो इंटरव्यू में आपसे सवाल किए गए थे उसमें से कोई सवाल होंगे जो आप बताना चाहती हैं? इंटरव्यू में बेसिकली जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादातर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, और जो मैंने ग्रेजुएशन में जिससे पढ़ाई की थी उससे थे, और जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन थे। एक खास क्वेश्चन जो मुझे याद है उसमें ये था कि उन्होंने एक क्वेश्चन, जैसे कि हमारा ऑप्शनल जो है इकोनॉमिक्स है, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जैसे इकोनॉमिक्स है तो आप पॉवर्टी के बारे में मुझसे पूछा था, तो ये पूछा था कि जैसे इंडिया या चाइना दोनों में किस में ज़्यादा पॉवर्टी है, आप ये कैसे बता सकते हैं? तो मैंने ऐसे बताया था कि सर मैं गेस कर सकती हूँ और मैं जहाँ तक जानती हूँ मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा पॉवर्टी है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपने चाइना तो गया नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में ज़्यादा पॉवर्टी है? तो मैं बोली कि सर जो भी इंडेक्सेस रिलीज होते हैं तो उसके आधार पर मैं बता सकती हूँ, इस तरह। गांव के लोगों में एक ये भी भ्रम रहता है कि बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े स्कूल से तैयारी करेंगे तभी जाके बीपीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा, तो आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छी है, अगर हम अच्छे स्कूलों से पढ़ाई किए तभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो होता है कि हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने पैसिनेट हैं अपने गोल्स के प्रति, कितना हम लेबर कर सकते हैं, और कितना जो होता है ना कि कितना हमें उस चीज़ को पाने की इच्छा है। और ये थोड़ा भी मैटर नहीं रखता कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है, अगर आपके अंदर हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है तो कोई भी इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकता है, जैसे कि मैंने किया है। मेरी जो भी पढ़ाई हुई है, स्टडी हुई है, वो सारी सिवान ज़िले से हुई, एक सामान्य पृष्ठभूमि में ही हुई है, और उसके बाद भी मैंने सेल्फ स्टडी के बल पे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो क्या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और जहाँ तक कोचिंग का योगदान, मुझे लगता है कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो इनिशियल स्टेज में ये आपकी हेल्प कर सकती है, बट आपको पूरा फोकस अगर आप सेल्फ स्टडी पे करते हैं तभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। कोचिंग जो होता है हमें सिर्फ एक गाइड प्रोवाइड करता है, लेकिन बाकी पूरी मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ती है। कुछ लोगों में ये भी भ्रम होता है कि गर्ल्स के लिए शादी करने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं गार्जियन, पेरेंट्स, और उसके पढ़ाई को लेकर कुछ सोचते नहीं हैं, सोचते हैं कि नहीं लड़की का शादी कर देना है। गांव तबके के लोग की सोच यही होती है। तो आपके पेरेंट्स कैसे आपके बारे में सोचे थे कि आपके पढ़ाने के लिए कैसे मैनेज किए थे इस चीज़ को? आपने कैसे अपने हैंडल किया अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को? मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से ये नहीं सुना कि हाँ मतलब मैं तुम्हारी एजुकेशन पे खर्च नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँगा। मैंने जब भी जहाँ भी बोला कि मुझे यहाँ पढ़ना है, ये करना है, मेरे पापा ने एक बार में मतलब मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया जिस तरह से वो कर सकते हैं। तो लोगों को मैं अपने मतलब मेरे फादर ने एक रोल मॉडल का काम किया यहाँ पर, और उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। मैं लोगों को यही कहूँगी कि जैसे लोग जो होते हैं ना कि गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं कि गवर्नमेंट जो है महिला सशक्तिकरण के लिए स्कीम लाए, लेकिन अगर हर फादर की सोच ये हो जाए कि मैं अपनी बेटी को खुद ही सशक्त बनाऊं तो इस तरह की स्कीम लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारी बनने का सपना आपको कब से आया? बचपन से ही था या बाद में जब मैट्रिक इंटर की उसके बाद आया, कि पहले से ही था कि आपको किसी ने मोटिवेट किया था इसके लिए?
वर्ष 2009 में हमारे ज़िले में वंदना प्रेसी जो है आईएएस बनकर आई थी, जो कि मुझे लगता है कि सिवान ज़िले में फर्स्ट महिला थी जो कि एक आईएएस बनकर आई थी। तो जब मैंने उन्हें देखा तो हमारे मन में भी, उस टाइम पे मैं 9th-10th की स्टूडेंट थी, तो मैं अक्सर जैसे होता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो स्कूल के द्वारा होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, तो अक्सर वो आती रहती थी, मैं उनको देखती रहती थी। तो मुझे उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती थी और मैंने भी सोचा था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही कुछ बनूँगी। तो इस तरह से मेरे मन में ये ख्याल आया और 10th के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है। आपको देखकर काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मुझे पीसीएस क्वालीफाई करना है, तो लास्ट तक आप डटे रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं और बहुत तरह की सिचुएशंस को झेलने पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो वो बहुत बड़ी होती है। तो उस सक्सेस के लिए आपको डटे रहना चाहिए और जब एक बार सोच लिया तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। तो शोभा जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है लोगों को, जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ना कि बीच में छोड़कर फील्ड चेंज कर लें। तो देख सकते हैं कि परिजनों में खुशी की माहौल है। तो बने रहें हमारे साथ एटीएन लाइव पे।